Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड SST एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर का एंड द चैप्टर इज डिजीजेस, कॉजेस एंड कंट्रोल. डिजीज वर्ड को अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है डिस्टर्ब्ड ईज. तो अगर हम फर्स्ट डिस का मतलब लें तो दिस स्टैंड्स फॉर डिस्टर्ब्ड, राइट. डिस्टर्ब्ड ईज मतलब जब भी हमारी बॉडी से जो नॉर्मल फंक्शनिंग है हमारी बॉडी की वो डिस्टर्ब हो जाती है किसी तरह से, तो उसे हम बुलाते हैं डिस्टर्ब्ड ईज. तो अगर मान लो आपको थोड़ा सा गले में दर्द भी होने लगता है, देन यू फील अनकंफर्टेबल, राइट. सो दैट इज the disturbance that has been caused in your body and you are not at ease, you feel little uncomfortable, so that is disturbed ease, right. So that is a disease. So the condition in which the normal functioning of the body is disturbed or the departure of normal health through structural or functional disorders in the body. तो अगर हम diseases की बात करें ना, तो diseases कई ऐसे diseases होती है, काफ़ी minor diseases होती हैं, मतलब आती हैं और क्योर हो जाती हैं, हम ठीक हो जाते हैं. जैसे गले में दर्द हो रहा है, कोल्ड होने वाला है, आएगी 3-4 दिन रहेगी और ठीक हो जाएंगे. वहीं पर कई डिजीजेज ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं और वो इवन फेटल भी होती हैं. सो देर आर सब फेटल डिजीजेज ऑल्सो. अब ये जो डिजीजेज है ना, पहले पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि जो डिजीजेज है ना दैट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड या फिर किसी इविल स्पिरिट की वजह से हुई हैं. तो उनका जो ट्रीटमेंट है ना वो भी कुछ वैसे ही किया जाता था कि कुछ अलग अलग मैजिकल मेथड से वो ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते थे. लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई वैसे वैसे हमने इस बात को समझा कि ये जो बीमारियां हैं ना, सो दीज डिजीजेस आर बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स दैट हैपन इनसाइड आवर बॉडी. तो हमने उनका कॉज निकालना शुरू किया कि ये हो क्यों रही हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एंड अकॉर्डिंगली हमने सॉल्यूशन ढूंढने की या ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश की. सो दिस इज हाउ वी हैव डेवलप्ड फ्रॉम इन द रिसेंट ईयर्स. और अब हम इन डिजीजेस के कॉजेज जानते हैं और अब हम इन्हें कंट्रोल करना भी जानते हैं. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ द वर्ल्ड हेल्थ डे विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन April 7. तो ऐसे हमने काफ़ी सारे डेज पढ़े हैं, जैसे एनवायरमेंट डे इज़ ऑन सोचो June 5, राइट. तो वैसे ही दिस इज़ द वर्ल्ड हेल्थ डे दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन April 7. तो अब अगर हम डिजीज़ेस के कैटेगरीज की बात करें तो डिजीज़ेस जो होती हैं ना वो अलग अलग मतलब उनकी काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. तो सबसे पहले कैटेगरी है द एक्सटेंट ऑफ अकरेंस. तो अलग अलग बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज द एक्सटेंट ऑफ अकरेंस, मतलब ये डिजीजेस कितनी स्प्रेड हुई हैं. क्या ये एक छोटे से एरिया में है, क्या एक छोटे से एरिया में ये कुछ लोगों को है, क्या ये थ्रू आउट द वर्ल्ड हुई है, तो इनका स्प्रेड कैसा है. सो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ अकरेंस. नेक्स्ट इज कम्युनिकेबिलिटी, की मतलब क्या ये डिजीजेस इन्फेक्शियस हैं, ठीक है, क्या ये एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल रही हैं, या फिर ये डिजीजेस नॉन इन्फेक्शियस हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती हैं. So they are that is the communicability. Now next is the kinds of pathogens. अब ये diseases जो है ना ये किसने फैलाई हैं, क्या ये बैक्टीरिया ने फैलाई हैं, क्या ये फंगस ने फैलाई हैं, क्या ये वायरसेस ने फैलाई हैं. So that is the kinds of pathogens, the category of diseases based on the pathogens. Now the next is the transmitting agents. तो कई diseases ऐसी होती है ना जो मुझसे काफ़ी दूर हैं लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो उसको मेरे तक पहुंचा ही देगी. जैसे कि बहुत सारी हैं, जैसे कि
एयरबॉर्न डिजीजेस, जैसे वाटर बॉर्न डिजीजेस, जैसे कि वेक्टर्स लाइक मस्कीटोज, हाउस फ्लाइज। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा रिविजन हम इस क्लास में भी देंगे। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सटेंट ऑफ अकरेंस से। तो इसमें 4 तरह की डिजीजेस हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज द एंडेमिक डिजीज, एक ऐसी डिजीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में है और वो वहां पर कुछ लोगों को अफेक्ट कर रही है, दैट इज एंडेमिक डिजीज। जैसे कि येलो फीवर जो अफ्रीकन कंट्रीज में होता है, या फिर सब हिमालयन रीजन्स में गोइटर होता है। तो गोइटर क्या होता है? घेंगा होता है, जहां पर नेक जो है वो स्वॉलन हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट, राइट। तो ये वो डिजीजेस हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती हैं और ये हर इंसान को नहीं होती हैं, कुछ कुछ लोगों को होती हैं वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में। द नेक्स्ट इज एपिडेमिक डिजीजेस। तो एपिडेमिक डिजीजेस मतलब कुछ ऐसे डिजीजेस जो स्प्रेड होती हैं काफी फास्ट रेट पे एक जगह से दूसरे जगह पर, ठीक है। सो दीज आर द डिजीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, राइट। जैसे कि प्लेग इन इंडिया इन 1994, तो 1994 में प्लेग फैला था इंडिया में, तो वो एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा था। अब यहाँ पर ना जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज है दैट इज द पैंडेमिक डिजीज, जो हमने काफ़ी ज़्यादा सुना है रिसेंट ईयर्स में, राइट। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जो बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड होती है एंड दैट टू वर्ल्ड वाइड। तो आप बोलोगे कि एपिडेमिक और पैंडेमिक डिजीजेस जो हैं दोनों ही तो स्प्रेड ही हो रही हैं, राइट, और वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर। बट यहाँ पर डिफरेंस जो है ना इन दोनों डिजीजेस में, वो डिजीजेस की सिवियरिटी पर नहीं है कि कितनी सिवियर डिजीज हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हम पैंडेमिक डिजीजेस की बात करें ना, तो इसका जो स्प्रेड है वो बहुत क्विक है, इसका जो आउटब्रेक है दैट इज लाइक वेरी क्विक, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही तेजी से फैलती हैं। वहीं पर एपिडेमिक डिजीजेस की अगर हम बात करें तो ये जो एपिडेमिक डिजीजेस है ना, ये फैलती हैं, एक जगह से दूसरी जगह को फैलती हैं, लेकिन इनकी जो स्प्रेड है ना वो रिलेटिवली कम है। मतलब जैसे एक कंट्री में ही फैल रही हैं, कुछ स्टेट्स में ही फैल रही हैं, लेकिन पैंडेमिक डिजीजेस जो हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ही फास्ट रेट पे फैलती हैं। जैसे कि कोविड-19, राइट। तो सबको याद है ना कि जब कोविड आया था तो बहुत मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड लॉकडाउन हो गए थे, क्योंकि डिजीज जो है वो बहुत ही फास्ट फैल रही थी। इसका एक और एग्जाम्पल है एड्स, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल इज एड्स। नाउ द नेक्स्ट इज स्पोरैडिक डिजीजेस। स्पोरैडिक डिजीजेस मतलब कुछ ऐसी डिजीजेस जो एक पर्टिकुलर एरिया में फैलती हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम पर, एक टाइम आता है जब वो डिजीज फैलेगी, ठीक है। तो इसका जो स्प्रेड है ना दैट इज नॉट लाइक कि पूरे साल वो डिजीज फैली रहेगी, बट एक पर्टिकुलर टाइम आएगा। जैसे जब मस्कीटोज आते हैं तब मलेरिया फैलता है, ठीक है। तो दैट इज अ स्पोरैडिक डिजीज जो एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जब मस्कीटोज का जो ब्रीडिंग रेट है वो बढ़ जाता है और मस्कीटोज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो दे आर द स्पोरैडिक डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया एंड कॉलेरा, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं जहां पर हम देखेंगे ऑन बेसिस ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। तो यहाँ पर ना 2 तरह के होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में भी। सो फर्स्ट इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो स्प्रेड नहीं होती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जैसे कि डायबिटीज़ है, तो ये एक हमारी ना बॉडी की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब हमारी बॉडी में अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है। सेकंड इज कलर ब्लाइंडनेस, जो कि हमारे जेनेटिक्स में एक डिजीज़ है कि हमारे जीन्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें ये डिजीज़ है। देन हार्ट अटैक एंड बेरी, तो ये वो डिजीज़ हैं कि अगर मान लो आपके साथ वाले इंसान को है तो आपको ये डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये एक इंसान से दूसरे इंसान को स्प्रेड नहीं होती है, ये बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की वजह से या फिर ये हमारे जो जीन्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है उस वजह से होती है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीजेस आर कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस, जो कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती हैं,
राइट तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान को, जैसे अगर किसी को कोल्ड है, आप उसके कांटेक्ट में आओगे तो आपको भी कोल्ड हो जाएगा। किसी को कॉलेरा है, कहीं पर स्मॉल पॉक्स है, मलेरिया है, सो दीज आर द डिजीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। करेक्ट। सो दीज आर द डिजीजेस बेस्ड ऑन द कम्युनिकेबिलिटी। अब ये जो डिजीजेस होती है ना, कम्युनिकेबल डिजीजेस, इनको फैलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पैथोजेंस, मतलब वो एजेंट्स जो इस डिजीज को फैलाते हैं। अब इसमें हम काफी सारे, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजाई हैं, सो दीज आर द डिफरेंट पैथोजेंस विच स्प्रेड दिस डिजीज, ठीक है, विच आर द कैरियर्स ऑफ द डिजीज। अब ये जो डिजीजेस है, जब ट्रांसमिशन होता है इन जर्म्स का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सो दैट इज कॉल्ड एज एन इन्फेक्शन। और ये जो इन्फेक्शन होता है, ये एक बार किसी इंसान के अंदर ये पैथोजेंस आ गए, मतलब ये इन्फेक्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया जर्म्स का, लेकिन कई बार क्या होता है कि इमीडिएटली सिम्टम्स नहीं आते हैं। द सिम्टम्स अपीयर आफ्टर फ्यू आवर्स और आफ्टर फ्यू डेज, सो दैट इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बुलाते हैं उसको हम? incubation period. So this is the time period when the germs enter into the body and the first symptoms appear. So that is called as incubation period. The next types of diseases are non-infectious diseases. तो non-infectious diseases में आते हैं कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, मतलब कि हमने कुछ खाया है और अब वो खाई हुई चीज जो है ना हमारी, वो प्रॉपर, हमने जो डाइट है ना वो प्रॉपर नहीं ली है, ठीक है, तो मतलब हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की कमी हुई है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हुई है। सो दोज आर द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस, फॉर एग्जांपल बेरी एंड गोइटर, ठीक है, सो बेरी एंड गोइटर, तो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक डिजीजेस, तो हमारी बॉडी में के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है, मतलब हमारी बॉडी जो है ना से कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रही है, जैसे हमारी बॉडी ने इंसुलिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस किया तो उसकी वजह से हमें डायबिटीज हो सकता है। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसने थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस किया तो हमें गॉइटर भी हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस दैट हैपन ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। द नेक्स्ट इज द जेनेटिक डिजीजेस, जो हमारे जीन्स में हैं, मतलब हमारे जीन्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हीमोफीलिया एंड थैलेसीमिया, बोथ ऑफ देम आर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो ये हमारे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। द नेक्स्ट वन आर द एलर्जीज, तो कई बार होता है ना कि डस्ट से, पॉलन से, कई बार कोई चीज़ खाने से, जैसे मुझे मशरूम की एलर्जी है, मैं मशरूम खाती हूँ ना, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। सो दीज आर द डिफरेंट एलर्जीज दैट हैपन इन आवर बॉडी, सो दे आर लाइक हे फीवर एंड एजमा। नेक्स्ट वन इज द डीजेनरेटिव, जिन्हें हम एजिंग डिजीजेस भी बुलाते हैं, जो बढ़ती उम्र के साथ होती है, जैसे कि अरिथराइटिस। तो अरिथराइटिस में क्या होता है, जो आपने को देखा होगा कि उनके जॉइंट्स जो है ना वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, तो कई बार ये मेटाबॉलिज्म की वजह से भी होता है, और कई बार इसके मतलब जो एज बढ़ रही है ना, बढ़ती हुई एज के साथ भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। द नेक्स्ट वन इज द कैटरैक्ट, तो आपने देखा होगा जो हमारे घर में बड़े हैं तो उनको ना हमेशा आईज, जब वो चेक कराने जाते हैं ना तो उनको ये बुलाया जाता है कि आपकी आईज में ना कैटरैक्ट हो रहा है तो आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो ये जो डिजीज़ है ना ये आपको छोटों में नहीं देखने को मिलेगी, ये आपको बड़े लोगों में देखने को मिलेगी जो थोड़े क्वाइट एज्ड लोग होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इन डिजीजेस का होने का खतरा बढ़ता जाता है। सो दीज आर द डीजेनरेटिव डिजीजेस। द नेक्स्ट वंस आर द मेंटल इलनेस, तो there are certain diseases which leads to depression, which leads to schizophrenia. schizophrenia एक ऐसी कंडीशन है जहां पर इंसान नॉर्मल सोचने का, फील करने का और बिहेव करने का जो तरीका है ना वो भूल जाता है। सो दीज ऑल आर द मेंटल डिसऑर्डर्स, राइट। द नेक्स्ट वन इज द कैंसर। तो कैंसर क्या है? कैंसर एक काफ़ी फेटल डिजीज़ है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर होती है और मेनली उन जगहों पर होती है जहाँ पर सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में ना ट्यूमर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो मतलब कि
कहीं पर हमारी बॉडी में सेल्स जो है ना वो ग्रो करने लगते हैं, मतलब बहुत फास्ट ग्रो करने लगते हैं। अब जब ये सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है तो वो एक ट्यूमर बनाता है, और ये जो ट्यूमर है ये एक जगह से दूसरी जगह भी कई बार स्प्रेड हो जाता है। तो उससे हमारी बॉडी में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाता है सेल्स का, उसकी वजह से हमें ये डिजीज हो सकती है कैंसर। अब ये जो डिजीज है ना कैंसर, अगर इसको अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट कर लिया जाए देन इट कैन बी क्योर्ड, बट मैक्सिमम टाइम्स हमने ये देखा है कि ये जो डिजीज़ है ना ये काफ़ी फेटल होती है और ये लोगों की जान तक ले लेती है। सो दीज आर द सर्टेन नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। नाउ कमिंग ऑन टू द इन्फेक्शियस डिजीजेस, मतलब कुछ ऐसी डिजीजेस जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती हैं। तो इसमें काफ़ी सारे पैथोजेंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स, जिन्हें हम हेलमिंथ्स भी बुलाते हैं। तो बैक्टीरिया कॉज करता है कॉलेरा, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस। वायरस फैलाता है एड्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस। देन प्रोटोजोआ से होती है मलेरिया, अमीबिक डायसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। वर्म्स या हेलमिंथ से होती हैं एस्केरियासिस, टीनियासिस और फिलारियासिस। सो दीज आर द डिफरेंट डिजीजेस विच आर कॉज ड्यू टू पैथोजेंस। इनमें से कुछ डिजीजेस को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले वही इंपॉर्टेंट टर्म जो हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी, दैट वाज इंक्यूबेशन पीरियड, उसको डिस्कस करते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब एक वो पीरियड जब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो चुका है और उस टाइम तक जब तक हमारी बॉडी में फर्स्ट सिम्टम नहीं आता। सो पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ जर्म्स and the appearance of the first symptom of the disease are called as incubation period। तो इसमें सबसे पहला है निमोनिया। तो निमोनिया का इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब कि जब हमारी बॉडी में वो पैथोजन एंटर होगा वहाँ से लेके जब तक फर्स्ट सिम्टम आएगा, सो दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। और निमोनिया के केस में ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है दिस इज फ्रॉम 1 to 3 days. Next is typhoid. Typhoid is from 7 to 14 days. Rabies is about 1 month. And if you talk about the disease AIDS, तो जब किसी भी इंसान की बॉडी में एड्स के जर्म्स एंटर हुए हैं तब से लेकर इवन 12 ईयर्स तक कई बार सिम्टम्स नहीं आते हैं। सो द इंक्यूबेशन पीरियड इज अप टू 12 ईयर्स और मोर। ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक एक पैथोजन को उठाएंगे और उसकी डिजीजेस को समझने की कोशिश करेंगे। सारी नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज द बैक्टीरियल डिजीजेस और उसमें है कॉलेरा। ठीक है, तो कॉलेरा एक ऐसी डिजीज है जिसका कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है, जिसका कॉजेटिव एजेंट है विब्रियो कॉलेरा। तो आप देख रहे हो ये एक साइंटिफिक नेम है जिसे मैंने इटैलिक्स में लिखा है, और जो जीनस है ना, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज कैपिटल और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर कैसा है, स्मॉल है। सो व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा, दैट इज विब्रियो कॉलेरा। एंड व्हाट इज विब्रियो कॉलेरा, इट इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू टू रिमेंबर, याद रखनी है। अब ये जो बैक्टीरिया है ना ये हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक को अटैक करता है और यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड कुछ घंटों से लेकर 6 डेज तक देखा गया है। मतलब जब पैथोजन एंटर होगा तब से लेकर जब फर्स्ट सिम्टम आएगा, सो दैट टाइम इज लाइक few hours to 6 days, राइट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सिम्टम्स, इसमें होता क्या है। तो देखो एक चीज ने इसमें याद रखना कि ये हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक को अटैक कर रहा है। इंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब हमारी बॉडी का वो पार्ट जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी बुलाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर वॉमिटिंग, लूज मोशंस, लिटिल यूरिनेशन देखने को मिलेगा। तो हमारी बॉडी में क्या होगा, क्योंकि यूरिन जो है वो काफ़ी कम अमाउंट में निकल रहा है, तो उसकी वजह से देखो यूरिन जो होता है ना वो कौन बनाता है, हमने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, किडनीज में बनता है। और किडनीज में जब ये यूरिन बनता है तो बेसिकली हमारा ब्लड फिल्टर होता है। ब्लड में जितना भी वेस्ट होता है ना वो सारा का सारा फिल्टर आउट हो जाता है बाय द किडनीज, और फिर वो यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब यूरिन फॉर्मेशन ही कम होगी तो हमारी बॉडी में यूरिया की अकमलेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगी, एंड यूरिया इज़ अ पॉइजन टू आवर बॉडी। तो जैसे जैसे अकमलेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे यूरिया की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो हमारी बॉडी में इस पॉइजन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, राइट। नाउ व्हाट इज द स्प्रेड,
होता कैसे है, तो होता है विद द कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो फीको ओरल मेथड्स रूट से ये देखा गया है, जब भी हम कंटैमिनेटेड खाना या फिर कंटैमिनेटेड वाटर लेते हैं तो उससे ये डिजीज हो सकती है। नाउ ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट है सेलाइन वाटर के इंजेक्शंस, ठीक है। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट तो ये है कि भाई डिजीज हो गई, अब उससे हमें छुटकारा पाना है तो हमें ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन प्रिवेंशन इज कि वो डिजीज हम तक पहुंचे ही ना, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली चीज है कि देखो हमें अपने आसपास जो हाइजीनिक जो कंडीशंस हैं उनको हाइजीनिक रखना है, गुड सैनिटाइजेशन बना के रखना है, फ्लाइज को अपने आप से दूर रखना है, फूड और कट फ्रूट्स को भी प्रॉपरली कवर करके रखना है ताकि कोई भी जो पैथोजन है वो वहां पर एंटर ना हो। फिर जो पानी है, जो वाटर है, दैट शुड बी बॉइल्ड। अगर ऐसा खतरा लग रहा है ना कि पानी कंटैमिनेटेड है तो वो बॉयल करके ही पीना चाहिए। देन ईटिंग वेल कुक्ड फूड, जो खाना है उसको प्रॉपरली कुक करो ताकि उसमें से पैथोजेंस और जर्म्स जो हैं वो मर जाएं। द नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन मतलब ये जो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो अगर उसका इम्यूनाइजेशन अगर आप चार्ट देखो ना तो उसमें कॉलरा के लिए भी एक इंजेक्शन होता है। तो एंटी कॉलरा इंजेक्शंस आर गिवन ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ आवर लाइफ। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस डिजीज, ठीक है। तो बात समझ आई है। देखो अपने आसपास सफाई रखनी है, अपने खाने पीने की सफाई रखनी है और अच्छा खाना खाना है, अच्छा पानी पीना है। Okay, now the next is the typhoid fever. Typhoid fever is again caused by a bacteria and the name of the bacteria, the causative agent is Salmonella typhi. राइट, सो अगेन दिस इज अ साइंटिफिक नेम। तो ये एक बैक्टीरिया है विच इज अ फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, मतलब उसमें फ्लैजिला है और ये हमारे इंटेस्टाइन को अटैक करता है। व्हाट आर द सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में देखा गया है क्योंकि ये एक फीवर है ना, तो यहाँ पर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ता है एंड इट हैज़ बीन सीन दैट एक पैटर्न रहता है जिसमें आफ्टरनून में ये जो फीवर है ना ये काफ़ी ज़्यादा राइज हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस फीवर रहता है और आफ्टरनून में फीवर जो है वो बढ़ जाता है और हमारी बॉडी में रेडिश इरप्शंस देखने को मिलती हैं ऑन आवर चेस्ट एंड ऑन द एब्डोमेन। तो चेस्ट और एब्डोमेन में रेड कलर की इरप्शंस देखने को मिलती हैं। जो हमारा एक्सक्रीटा है उसमें जर्म्स पास आउट होते हैं। देन हाउ इट इज स्प्रेड, सो अगेन इट इज स्प्रेड बाय कंटैमिनेटेड फूड एंड पर्टिकुलरली इट इज स्प्रेड बाय मिल्क, ठीक है। What is the incubation period? So it is 7 to 14 days and it may be 30 days, मतलब 7 से 14 दिन या फिर 30 दिन होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अब रिकवरी, कैसे रिकवरी होती है, तो रिकवरी यूजुअली विद द मेडिकेशन हो जाती है। 2 से 3 हफ्ते लगते हैं आराम से रेस्ट करके, दवाई लेके, अच्छा खाना खा के, और लेकिन क्योंकि फीवर काफ़ी हाई आता है तो बॉडी में वीकनेस हो जाती है और जो इंसान है जिसको ये फीवर होता है, मतलब जिसको टाइफाइड होता है, तो वो एक कैरियर हो जाता है, मतलब वो इंसान रिकवर भी कर चुका है उस डिजीज से, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी के अंदर जर्म्स होते हैं और ये जो जर्म्स है ना ये किसी और इंसान को फैल सकते हैं। सो दिस पर्सन इज अ कैरियर ऑफ द डिजीज एंड द रीलैप्स, मतलब फिर से इस डिजीज का वापस आना एक बार क्योर होने के बाद थोड़ा अनकॉमन है, इतनी जल्दी नहीं आता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है एक एंटीबायोटिक दैट इज क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है। सो दिस इज एन एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटिन। द नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंशन। तो ट्रीटमेंट हमने देख लिया, लेकिन इसको आने से रोकें कैसे, इसको रोकने के लिए एक वैक्सीनेशन है दैट इज एंटी टाइफाइड इनोकुलेशन, जो हर साल रिपीट किया जाता है, एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन द क्लीनलीनेस, सैनिटरी कंडीशंस अराउंड आवरसेल्फ ताकि हम डिजीजेस से बच के रहें। देन कंट्रोल ऑफ फ्लाइज,
रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ द डिजीज। तो अगर हमारे आसपास मक्खियाँ मच्छर जो है ना, अगर हम इनको थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो हम काफ़ी सारी डिजीजेस को अपने तक पहुंचने से रोक सकते हैं। तो अपने आसपास सफाई रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ द नेक्स्ट दैट वी विल बी टेकिंग अप इज अनदर बैक्टीरियल डिजीज दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी भी बुलाते हैं। तो टीबी जो है ना, अगेन इसका जो एजेंट है दैट इज अ बैक्टीरिया विच इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो याद रखने हैं, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो ये भी इजी है ना। फर्स्ट देखो, ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियम तो आएगा, ट्यूबरक्लोसिस है तो ट्यूबरक्लोसिस आया है, माइको याद रख लेना। ठीक है, सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये एक ऐसा रॉड शेप का बैक्टीरिया है, ऐसा, ठीक है, रॉड जैसी शेप है। तो हमने डिफरेंट शेप्स तो पढ़ी हैं बैक्टीरिया की। तो ये हमारी लंग्स को अफेक्ट करता है और लंग्स के साथ साथ कई बार हमारे ब्रेन, किडनी और बोन्स को भी अफेक्ट करता है। स्प्रेड होता है ये हमारे स्पूटम से। सो स्पूटम इज व्हाट? स्पूटम इज बेसिकली द सलाइवा प्लस द म्यूकस। तो जब हम स्पिट आउट करते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन स्पिट आउट करता है, तो इन जर्म्स के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो द जर्म्स आर कैरिड बाय एयर एंड बाय डस्ट। तो जब स्पिट आउट करेंगे तो अब हवा में भी ये जर्म्स जाएंगे, एंड इवन जब स्पिट करेंगे और वो स्पिट से डस्ट पे गिरेगा तो वहाँ पर भी ये जर्म्स फैलेंगे। राइट नाउ इंक्यूबेशन पीरियड इज फ्रॉम 2 to 10 वीक्स। सो 2 हफ्ते से 10 हफ्ते तक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, और इसका ट्रीटमेंट है एक एंटीबायोटिक विच इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, पिछले वाले का क्या था? टाइफाइड फीवर का क्लोरोमाइसिटिन, इसका है स्ट्रेप्टोमाइसिन। राइट, सो इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सो दिस एंटीबायोटिक बेसिकली स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। तो जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे के पैदा होने पर ही मतलब विद इन 24 आवर्स उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिस इंजेक्शन का नाम है BCG। सो दिस वैक्सीनेशन बेसिकली प्रिवेंट्स tuberculosis and also it helps in developing the immunity। क्योंकि जब छोटा सा बच्चा होता है ना, उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, एंड that newborn is very प्रोन टू डिजीजेस, और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से उसको बड़ी सारी डिजीजेस हो सकती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको एक इंजेक्शन दें जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, उसकी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी डेवलप होना शुरू हो, और हर कोई छोटा छोटा इन्फेक्शन बच्चे के पास ना आए। राइट, तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट क्या याद की थी हमने? वर्ल्ड हेल्थ डे, दैट इज ऑन 7th of April। अब हम बात करने वाले हैं एंटी ट्यूबरक्लोसिस डे, दैट इज ऑन 24th March। ठीक है, याद रहेगा, नहीं भी रहेगा तो रखना जरूरी है। द नेक्स्ट वंस आर द डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। सो देखते हैं पहली डिजीज कौन सी है, दैट इज मलेरिया। So the first disease that is caused by protozoan that we are talking about is malaria. So malaria is caused by plasmodium. ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। अब इसमें क्या होता है ना, ये एक ऐसी डिजीज है ना, जब भी कोई फीमेल, ये बोल सकते हैं कि अफेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो हमें बाइट करता है तो हमें ये डिजीज होती है। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है? तो होता ये है कि एक इनफेक्टेड फीमेल मस्कीटो, मतलब एक ऐसा मस्कीटो, फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो, दिस इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। ठीक है, इसको फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो ही स्प्रेड करता है। तो होता क्या है कि जब ये अनइन्फेक्टेड, मतलब एक ऐसा मस्कीटो है जिसके अंदर कोई मलेरिया के पैरासाइट नहीं है, जब ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, मतलब अब मच्छर का क्या काम है, आएंगे, बैठेंगे, ब्लड सक करेंगे और चले जाएंगे। तो कई बार क्या होता है ना, ये एक इन्फेक्टेड इंसान के ऊपर बैठ के उसका ब्लड सक कर लेते हैं, तो ब्लड के साथ साथ उसके अंदर आ जाते हैं पैरासाइट, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो भी आ जाता है। अब ये जो पैरासाइट है ये हमारी बॉडी में ग्रो करने लगता है और मल्टीप्लाई करने लगता है हमारी गट के अंदर, मतलब हमारी मस्कीटो की गट के अंदर, मस्कीटो के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब
इससे क्या होता है कि मस्कीटो भी इन्फेक्ट हो जाता है बाय दिस पैरासाइट। अब फाइनली क्या होता है कि जब ये मस्कीटो आता है और ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाती हैं ये इन्फेक्टिव स्टेजेस अलोंग विद इट्स सलाइवा इनटू अ हेल्दी पर्सन। अब हेल्दी पर्सन के अंदर अगेन ये पैरासाइट ग्रो करने लगता है और ये हमारे ह्यूमंस में ये लिवर सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करता है और ये क्या करता है, इट डिस्ट्रॉयज एंड इन्फेक्ट्स आर आरबीसीज। तो ये हमारे आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया का पैरासाइट एंटर हो जाता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है अराउंड 3 वीक्स और इसमें ये देखा गया है कि बहुत ही हाई फीवर आता है और चिल्स आती हैं और ये जो फीवर है ये हर 3-4 दिन बाद रिपीट होता रहता है। तो अब कौन कौन सी मेडिसिन है जो हमें इससे बचाती हैं? सो दे आर क्विनाइन, पेलुड्रिन, कॉम्क्यून, then mostly it is very common in hot and humid conditions। तो बेसिकली जब मॉनसून सीजन आता है, ठीक है, तो मॉनसून में ये जो डिजीज है ना ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है क्योंकि मच्छर भी बढ़ जाते हैं। तो ये जो कैरियर्स ऑफ डिजीजेस हैं ये इस बीमारी को बहुत ज़्यादा फैला भी देते हैं। ओके, नाउ हाउ आर वी गोइंग टू कंट्रोल दिस डिजीज? सो वी आर गोइंग टू कंट्रोल दिस डिजीज बाय डिस्ट्रॉइंग द मस्कीटोज एट ऑल द स्टेजेस। मतलब हमें अपने आसपास मस्कीटोज की ग्रोथ होने ही नहीं देनी है। देन अवॉइड गेटिंग मस्कीटो बाइट। तो अपने आसपास मस्कीटो बाइट नहीं होने देनी है, मतलब हमें अपनी बॉडी को कुछ इस तरह से कवर करना है सोते टाइम मस्कीटो नेट से या फिर मस्कीटो रेपेलेंट से, मस्कीटो स्प्रे से खुद को बचा के रखना है ताकि मस्कीटोस हमें बाइट ना करें। ठीक है, सो दिस इज द स्टेज दैट दिस इज अ डिजीज that is spread by a protozoan which is malaria. The next one is the amoebic dysentery, तो जिसे हम amoebiasis भी बुलाते हैं। It is spread by Entamoeba histolytica. It has to be in italics, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ साइंटिफिक नेम। तो ये क्या करता है, ये हमारी मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है ना उसमें लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है हमारी बॉडी में, रिकॉल करो, स्मॉल इंटेस्टाइन वो था जहाँ पर पूरा का पूरा खाना डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो गया था। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, याद है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन डिस्ट्रॉय कर दे रहा है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। उसकी वजह से हमें डायरिया होता है और बहुत ही ज़्यादा पेन होता है हमें, ठीक है। नाउ यहाँ पर डिस्चार्ज होता है म्यूकस का एंड इवन द ब्लड स्टूल्स, क्योंकि हमारा जो लाइनिंग है लार्ज इंटेस्टाइन की वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें ये तीनों सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। राइट, नाउ हाउ इट इज स्प्रेड? सो अगेन इट इज स्प्रेड बाय द फ्लाइज। तो जब फ्लाइज जो हैं वो हमारे फूड पे बैठती है और हमारे फूड को कंटेमिनेट कर देती हैं तो हमें अमीबिक डाइसेंट्री हो सकती है। द इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 1 वीक, 1 हफ्ते का ही होता है। मतलब जब पैथोजन आया है और जब तक फर्स्ट सिम्टम आएगा तब तक 1 वीक होता है। द नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन क्या होगी भाई, अपने आसपास प्रॉपर सैनिटाइजेशन बना के रखो और अपने खाने को डस्ट से, फ्लाइज से, हर तरह से प्रोटेक्ट करो ताकि हमें ये पर्टिकुलर डिजीज ना हो। ठीक है, तो बात समझ आ गई, सिंपल था ना। अब नेक्स्ट आता है द लास्ट टाइप ऑफ डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अ स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस कैसे होता है ना? स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय द कॉजेटिव एजेंट्स आर ट्राइपैनोसोमा ब्रूजी गैम्बरीज, ट्राइपैनोसोमा ब्रूजी रोडिसीन्स। ठीक है, सो दीज आर द कॉजेटिव एजेंट जिनका नाम आपको याद रखना है। नाउ हाउ इट इज ट्रांसमिटेड? सो द ट्रांसमिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटोजोन हैपन्स थ्रू द बाइट ऑफ अ फ्लाई विच इज कॉल्ड एज सीसी फ्लाई। एक काफ़ी बड़ी सी फ्लाई होती है जो यूजुअली हमें ना अफ्रीकन रीजन्स में देखने को मिलती है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज में। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? जब भी किसी को स्लीपिंग सिकनेस होता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा फीवर आता है, हेडेक, इचीनेस, जॉइंट पेन्स। और यूजुअली जो इंसान है ना वो एक तरह से ना ये उसके जो मेंटल
कंफ्यूजन्स लेकर आता है, मतलब उसको मेंटल लेवल पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे उसको कंफ्यूजन्स होते हैं, उसकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन जो है वो खराब होता है, नमनेस होती है और ट्रबल होती है स्लीपिंग में, सोने में उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो इसका ट्रीटमेंट है कि टाइम से उसको एक ड्रग दे दिया जाए, दैट इज मैल्सोप्रोल। सो दिस इज अ ड्रग विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन स्लीपिंग सिकनेस, राइट। तो ये याद रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं द डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय पैरासिटिक वर्म्स, दैट इज हेलमिन्थ्स, एंड द फर्स्ट डिजीज इज एस्कैरियासिस। हमने जूनियर क्लासेस में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो ये इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक राउंड वर्म है। तो एक राउंड वर्म्स जो है उसकी वजह से होता है। ये कुछ इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल वर्म्स होते हैं जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। तो ये हमारे इंटेस्टाइन में आके हमें अपना होस्ट बना लेते हैं और हमारी इंटेस्टाइन से ना सारा खाना जो है वो वहां से लेते हैं। तो अगर ये खाना ले लेंगे तो हम क्या खाएंगे, हमारी बॉडी को क्या मिलेगा? तो एग्जैक्टली हमारी बॉडी को कुछ मिलेगा नहीं, तो हम बीमार हो जाएंगे। अब जब ये हमारी इंटेस्टाइन में आएंगे तो इंटेस्टाइन में जो फीमेल्स रहेंगी ना, जो राउंड वर्म की फीमेल्स रहेंगी, वो क्या करेंगी, वो बहुत सारे एग्स ले करेंगी। ये सारे के सारे एग्स ह्यूमन फीसेस में पास आउट होते हैं। और अब जब ये फीसेस से हम बाहर निकलेंगे, मतलब ये सॉइल में आएंगे, तो जब ये एग्स सॉइल में आएंगे फीसेस के थ्रू, अब ये सॉइल में कम्युलेट होना शुरू हो जाएंगे, सॉइल में स्कैटर होना शुरू हो जाएंगे, सॉइल से ये आ जाएंगे वेजिटेबल्स में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये जो एग्स है ना ये फैलना शुरू हो जाएंगे। अब होगा क्या कि बच्चे खेलने जाएंगे, बच्चे मिट्टी में खेलेंगे और फिर गंदे गंदे हाथों से आके ना खाना खा लेंगे। तो इस तरह ये वर्म जो है, इसके जो एग्स हैं वो स्प्रेड होंगे और ये जो पर्टिकुलर डिजीज है, इन्फेक्शन है, ये स्प्रेड होगा। सो इट स्टिक्स टू द चिल्ड्रन हैंड्स व्हाइल प्लेइंग इन द ग्राउंड एंड इन्फेक्शन अकर्स बाय ईटिंग विद अनवॉश्ड हैंड्स और अनवॉश्ड रॉ वेजिटेबल्स। क्योंकि ये वेजिटेबल्स में भी गया है, तो अगर आप कोई भी वेजिटेबल बिना धोए खाओगे तो ये बीमारी हो सकती है। द रेट एट विच दीज फीमेल्स दे ले एग्स इज 1000 eggs per day, ठीक है। So 1000 eggs per day, correct? So that is the ascariasis, yes. Okay, the next one is teniasis, again a disease which is spread by helminths or a worm. So the causative agent is Taenia solium. तो अगेन ये क्या है, ये एक ऐसा वर्म है, ठीक है। अब ये जो वर्म है ना, ये कैसे होता है, ये फैलता है थ्रू इन्फेक्टेड पोर्क और बीफ। तो जो लोग पोर्क खाते हैं या बीफ खाते हैं, तो अब जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, तो ये क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी से सारा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारी बॉडी को वीक बना देंगे। अब क्या होगा कि ये जो वर्म है ये बड़ा होता जाएगा और ये अराउंड 1 मीटर इन लेंथ हो जाएगा, ठीक है। जब ये इतना लंबा हो जाएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा एक छोटा सा सेगमेंट। तो यूजुअली टेल की तरफ से एक सेगमेंट ब्रेक करेगा और वो हमारे फीसेस में पास आउट होगा। अब ये जो फीसेस है जब वो पास आउट होगा तो अब इसमें होते हैं, स्मॉल सेगमेंट में होते हैं एग्स। तो ये जो एग्स होते हैं ना, ये कहाँ चले जाएंगे, ये छोटे छोटे एग्स जो हैं ये चले जाएंगे इनटू द सॉइल। अब सॉइल में जब एक्सीडेंटली पिग या फिर काऊ इन सबको खाएंगे तो उसकी वजह से अब ये उनके अंदर भी एंटर कर जाएंगे, वहाँ पर जाके ये हैच होंगे, इनकी लार्वल स्टेजेस जो हैं वो सेटल हो जाएंगी अपने नए होस्ट में। तो ये हमारी बॉडी में तब आएंगे जब हम अनकुक्ड पोर्क या बीफ खाएंगे, तो उसकी वजह से ये जो वर्म्स है ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस टेनियासिस वर्म्स दे स्प्रेड, right? The next one is the filariasis. तो filariasis is caused by Wuchereria bancrofti. तो इसका जो स्प्रेड है ना वो होता है थ्रू अ मस्कीटो बाइट विच इज द क्यूलिक्स मस्कीटो। तो हमने मलेरिया पढ़ा था, मलेरिया में कौन सा मस्कीटो था, जल्दी से रिकॉल करो, द फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। और यहाँ पर फिलारियासिस में जो स्प्रेड हो रहा है दैट इज अगेन थ्रू अ बाइट ऑफ अ मस्कीटो एंड द मस्कीटो इज द क्यूलिक्स मस्कीटो। तो ये याद रखने हैं, ठीक है। ओके, सो द वर्म लाइज इन द
द लिम्फेटिक सिस्टम एंड द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेनली इन द लिम्स। तो मेनली लिम्स देखे होंगे आपने जो स्वेल हो जाते हैं, मतलब लिम्स जो होते हैं वो ऐसे स्वेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेनली ये हमें फिलारियासिस के जर्म्स देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? स्वॉलन लेग्स ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द लिम्फ सर्कुलेशन, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है, तो जिसकी वजह से लिम्स जो हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं। सो द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ ग्लैंड्स एंड द वेसल्स। सो फीवर विद द चिल्स इन एक्यूट केसेस। तो फीवर आता है, चिल्स आते हैं छोटे छोटे, मतलब एक्यूट केसेस में, जो बहुत ही डेंजरस केसेस नहीं होते हैं उनमें। सो आई होप दिस वाज क्लियर। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ फिलारियासिस। तो जब स्वॉलन लिम्स वाली जो डिजीज है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहली चीज है कि इसके वेक्टर को ही इरेडिकेट कर दो। तो अगर वेक्टर ही नहीं रहेगा तो डिजीज स्प्रेड ही नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, यूजिंग एंटीबायोटिक्स, ताकि हम डिजीज कॉजिंग जर्म को खत्म कर सकें। थर्ड इज एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक्स, जहां पर पेन किलर्स, analgesics are basically the painkillers which can be used in the treatment of this disease. So these are the different ways how we can treat this particular disease. Now we will be covering up the diseases which are caused by viruses, जिसमें first disease है AIDS। तो सबसे पहले ना यहाँ पर वायरसेस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो वायरसेस होते हैं ना, वायरसेस आर नॉन लिविंग व्हेन दे आर नॉट इनसाइड द होस्ट एंड दे आर लिविंग व्हेन दे आर प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट। मतलब हवा में आसपास वायरसेस होंगे तो वो एक नॉन लिविंग एंटिटी होंगे। तो ये जो वायरसेस होते हैं ना, दे आर मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स, ठीक है। अब इनके पास ना इनकी कोई अपनी सेलुलर मशीनरी नहीं होती है। जब ये बाहर होते हैं तो ये ऐसे ही नॉन लिविंग पार्टिकल्स की तरह घूमते रहते हैं। जैसे ही ये किसी लिविंग होस्ट के अंदर आ जाते हैं, वैसे ही ये लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। इसीलिए हम इनको एक कनेक्टिंग लिंक मानते हैं बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो अब ये जो वायरसेस होते हैं ना, ये काफ़ी क्लेवर होते हैं। देखो, ना तो ये खुद से रिप्रोड्यूस करते हैं, ना तो इनके पास अपनी कोई मशीनरी होती है, ना ही ये खुद से मैच्योर हो सकते हैं, ना ही मेटाबोलाइज कर सकते हैं, ना ही रिस्पायर कर सकते हैं, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जब ये किसी भी एनिमल होस्ट के अंदर आते हैं या फिर किसी भी लिविंग होस्ट के अंदर आते हैं, तो ये उस होस्ट की बॉडी को अपना घर बना लेते हैं, वहां से सारा न्यूट्रिशन डराइव करेंगे और उस बॉडी को डिक्टेट करेंगे कि अब ऐसा करो, अब मल्टीप्लाई करो, वहीं से सारा खाना लेंगे, वहीं से रेस्पायर करेंगे, सब कुछ वहीं से होगा, ठीक है। तो ये जो वायरसेस होते हैं ना, ये काफ़ी क्लेवर भी होते हैं एंड इवन दीज वायरसेस आर क्वाइट लाइक दे आर हाईली स्पेसिफिक। तो कुछ ऐसे डिजीजेस वायरसेस होते हैं जो सिर्फ रैबिट्स में डिजीजेस फैलाते हैं। कुछ ऐसा होता है जैसे कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कभी भी एक रैबिट को नहीं होगा, बट वो ह्यूमन बींग्स को होगा। सो दीज वायरसेस आर हाईली स्पेसिफिक कि डिजीज कहाँ पर स्प्रेड करनी है, ठीक है। तो अपना तो इनका कोई सेल नहीं होता है, लेकिन ये किसी और के सेल को अपना सेल बना के अपने काम करवा लेते हैं। अब फाइनली क्या होता है कि वो पर्टिकुलर होस्ट तो मर जाता है वायरस की वजह से, वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन उसकी बॉडी में काफ़ी सारे वायरस पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और उन वायरस पार्टिकल्स के प्रोड्यूस होने की वजह से अब वो स्प्रेड हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज HIV एड्स। तो HIV सबसे पहले रिकॉग्नाइज हुआ था USA में इन 1981। सो बेसिकली दिस इज एड्स, द डिजीज इज एड्स विच इज स्प्रेड बाय HIV, दैट इज ह्यूमन HUMN सॉरी इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। So this is human immunodeficiency virus. And what is AIDS? AIDS is acquired immunodeficiency syndrome, राइट। तो बेसिकली अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ भी इम्यूनोडेफिशिएंसी है, यहाँ पर भी इम्यूनोडेफिशिएंसी है। तो है क्या? है ये कि ये एक ऐसा वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है,
ठीक है। तो HIV जो है वो यूजुअली मतलब एड्स जो है वो HIV वायरस इन्फेक्शन की लास्ट स्टेज है, और यहाँ पर जो इन्फेक्शन होता है ना वो डिटेक्ट होता है यूजुअली फ्लूइड्स में, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स में, जैसे कि ब्लड में, सीमेन में, सलाइवा में, यूरिन में, टीयर्स में। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है मोर देन 12 ईयर्स। तो मतलब अगर हमारी बॉडी में, किसी भी इंसान की बॉडी में अगर HIV एंटर हो गया है तो इमिडिएटली सिम्टम्स नहीं आएंगे, सिम्टम्स आते आते 12 साल लग जाएंगे, मतलब 12 ईयर्स तक आपको ये पता भी नहीं होगा कि आपकी बॉडी में HIV वायरस एंटर हो चुका है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? द सिम्टम्स आर स्वॉलन लिम्फ नोड्स, फीवर, नाइट स्वेट्स एंड द वेट लॉस। ओके, द नेक्स्ट वन इज द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। तो एड्स जो है वो कैसे ट्रांसमिट होता है? सो एड्स जो है वो यूजुअली ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो व्हेन अ पर्सन हैज इज इन कॉन्टैक्ट विद द मल्टीपल पार्टनर सेक्सुअली, तो वहां पर बहुत ज्यादा खतरा होता है इस डिजीज के स्प्रेड होने का। सो वन मस्ट स्टिक टू वन पार्टनर। ओके, नाउ द कंटैमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो अब होता क्या है कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है, मतलब किसी इंसान को ब्लड की ज़रूरत हुई है, उसको ब्लड दिया गया है और उस ब्लड में वो इन्फेक्शन था, सो दैट विल लीड टू एड्स, राइट। द नेक्स्ट इज फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर भी, बर्थ के टाइम पर भी एक मदर अगर HIV पॉजिटिव है तो ये इन्फेक्शन उसके बच्चे को भी जा सकता है। देन शेयर्ड विद अनस्टरलाइज्ड इंजेक्शंस एंड नीडल्स। तो कई बार ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जहां पर शेयरिंग ऑफ नीडल्स होता है, और इन नीडल्स के शेयर करने से ये जो इन्फेक्शन है ना ये फैल सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान को। सो द वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन December 1 to spread the awareness for this particular disease, so that we can put a control on this disease, we can put a pause on this disease. So it is very important for you to understand the transmission of this disease, ताकि you can actually help the world in preventing this disease, ठीक है। सो दिस डिजीज इज एक्चुअली वेरी हाईली इन्फेक्टिव। इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है, अभी तक इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई सक्सेस नहीं मिल पाई है। तो हमारे हाथ में क्या है? जस्ट द प्रिवेंशन। इसको प्रिवेंट कैसे करें वो हमारे हाथ में है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स देखा होगा कि स्किन के ऊपर ना छोटे छोटे से वो रेड कलर के इरप्शंस हो जाते हैं पूरे बॉडी पे। सो दैट इज चिकन पॉक्स विच इज कॉज्ड बाय अ वायरस विच इज हर्पीस वायरस और वेरिसेला जोस्टर। तो ये बोला जाता है कि हर इंसान को थ्रू आउट द लाइफ टाइम एक बार चिकन पॉक्स होता है, ठीक है। तो सबको चिकन पॉक्स होता है। मुझे हुआ था व्हेन आई वाज अराउंड लाइक 26 ईयर्स ऑफ मतलब मैं 26th ईयर में थी, तो तब मुझे ये हुआ था। तो पूरी बॉडी में ना छोटे छोटे ऐसे रेड जो स्पॉट्स हैं वो आ जाते हैं, राइट। और ये काफ़ी इन्फेक्टिव डिजीज़ होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती है। तो इसका जो स्प्रेड होता है इट स्प्रेड्स थ्रू द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। तो यूजुअली जिसको चिकन पॉक्स होता है ना उसको अलग कमरे में रखा जाता है ताकि उससे इन्फेक्शन जो है वो सबको ना फैले। रेगुलर बेसिस पे उसके कपड़े चेंज किए जाते हैं, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन किया जाता है। नाउ द सिम्टम्स आर हाईली इरिटेटिंग रैशेज विच अपेयर ऑन द बॉडी स्टार्टिंग नियर द चेस्ट, बैक एंड स्प्रेड टू आर्म्स, लेग्स, फेस एंड हेड, ठीक है। तो ब्लिस्टर्स आते हैं बॉडी में, ठीक है, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं और धीरे धीरे ये जो ब्लिस्टर्स हैं ना ये सूखने लग जाते हैं। तो कभी भी इन ब्लिस्टर्स को अपने नेल से स्क्रैच करके नहीं निकालना चाहिए, इनको खुद से ही क्या होना देना चाहिए, ड्राई होने देना चाहिए, ठीक है, बिकॉज दिस इज हाईली इन्फेक्टिव, ये फैल सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है बेड रेस्ट, ठीक है, कीपिंग रैशेस क्लीन एंड ड्राई, लैक्टोकैलामाइन लोशन लगाना जिससे
क्योंकि ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इचिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो कैलामाइन लोशन से वो इचिंग जो है वो कम हो जाती है। देन यूज़ ऑफ नीम लीव्स इज़ हाईली इफेक्टिव इन दिस केस। द नेक्स्ट इज़ वैक्सीनेशन। तो बच्चों के वैक्सीनेशन चार्ट में छोटे से ही ये वैक्सीनेशन दी जाती है, जहाँ पर उन्हें वेरिसेला लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन दी जाती है। अच्छा, इसके ऊपर इतना ध्यान मत दो, बिकॉज दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इम्यूनिटी। ठीक है, तो उसे एक वैक्सीन दी जाती है, दैट इज वेरिसेला। Okay, now it is given to a children from 12 to 18 months, that is active immunization। तो मतलब उनके अंदर ना एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा जस्ट आपको यहाँ पर समझने के लिए कि हम एक इंसान के अंदर जो वैक्सीन का जो मटेरियल है ना, जैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसके अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर लाइव वो वायरस होगा जो इस डिजीज को कॉज करता है। तो होगा क्या कि बच्चे को ना थोड़ा सा फीवर आएगा, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो समझ जाएगी कि ये कुछ अनवांटेड चीज़ मेरे अंदर आ गई है और अब मुझे इससे लड़ना है। तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट क्या बनाएगा, कुछ एंटीबॉडीज बनाएगा और उनको ख़त्म कर देगा। तो इन फ्यूचर जब भी कभी भी हमारी बॉडी के अंदर सेम वायरस एंटर होगा तो बिना हमें पता लगे हमारा इम्यून सिस्टम उसको हटा देगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्दी खाना खाएं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रांग रहे और वो डिजीजेस, वो जर्म्स को पहचान ले और उनको ख़त्म कर दे। ठीक है, ये सारी बातें हम डिटेल में करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। द नेक्स्ट डिजीज इज दैट इज कॉज्ड बाय वायरसेस इज हेपेटाइटिस। So the next one is the hepatitis। तो hepatitis is again caused by a virus, और इसके जो causative agents हैं उसमें टोटल 5 स्ट्रेन्स हैं वायरसेस के, दैट इज हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E। ठीक है, तो ये जो हेपेटाइटिस है ना, ये यूजुअली हमारे लिवर को इन्फेक्ट करता है, जहाँ पर लिवर इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिवर में। तो इसके कॉजेज हैं कंटामिनेटेड फूड, वाटर, देन सिरिंजेस एंड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बेसिकली जो इक्विपमेंट्स होते हैं ट्रांसफ्यूजन के, ठीक है, जहाँ पर हम ट्रांसफ्यूजन के लिए इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, सो ऑल दीज इक्विपमेंट्स कैन कॉज हेपेटाइटिस। द नेक्स्ट वन इज द इंक्यूबेशन पीरियड्स, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग तरह के। सबसे कॉमन जो है उसमें दैट इज हेपेटाइटिस ए, जो 14 to 45 डेज जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है, और ये छोटे बच्चों में, यंग एडल्ट्स में यूजुअली देखने को मिलता है। सो दिस इज कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है। देन हेपेटाइटिस बी, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड इज 6 to 26 वीक्स, और ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, मतलब एक छोटे बच्चे को भी, एक बुजुर्ग को भी, एक मिडिल एज्ड इंसान को भी। सो द रीजन for this particular hepatitis, this hepatitis B is contaminated syringes, transfusion equipments, and it leads to cirrhosis, that is liver cancers, liver में inflammation and even liver cancer can also happen. Now the B and C and D, तो इसमें जो transfusion है ना, जो contamination है, that is same as in B, मतलब कंटैमिनेटेड सिरिंजेस से और इक्विपमेंट से ये ट्रांसमिट होता है। लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं, जो C और D हेपेटाइटिस है, तो द हेपेटाइटिस C एंड D के जो सिम्टम्स हैं, दे आर हाई टेम्परेचर, तो इन केसेस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। देन जॉइंट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, जनरल फीलिंग ऑफ इलनेस की ठीक भी है लेकिन ठीक लग नहीं रहा है, ठीक है, वो वाली फीलिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस। तो बाय द एंड ऑफ दीज दिस हेपेटाइटिस C एंड D, एक इंसान को ना जॉन्डिस डेवलप होना शुरू हो जाता है, जहां पर डार्क येलो यूरिन और लाइट कलर के स्टूल्स आते हैं। सो दैट इज जॉन्डिस। ठीक है, नाउ द ट्रीटमेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? द ट्रीटमेंट इज, सो दिस इज all the types of hepatitis is bed rest until the fever settles. Then diet में high calorie diet लेनी है, washing hands after handling the patient। तो कोई भी नर्स है या घर में कोई है जो एक हेपेटाइटिस के पेशेंट को हैंडल कर रहा है, तो उसको हर बार, मतलब जब भी वो पेशेंट को हैंडल करे उसके बाद उसको हैंड्स को वॉश करना है ताकि वो पर्टिकुलर जर्म उसके अंदर ना एंटर हो। द नेक्स्ट वन इज द
कोविड-19, दैट इज कोरोना वायरस डिजीज 2019, जिसे हम कोविड-19 बोलते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों को इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी होगी, राइट। सो दिस इज द कॉजेटिव एजेंट इज SARS-CoV-2, that is Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये चाइना में वुहान में आइडेंटिफाई किया गया था इन दिसंबर 2019, और उसके बाद इस वायरस में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हो गई हैं उसके जेनेटिक मटेरियल में। तो हमने देखा है कि जब फर्स्ट टाइम ये वायरस आया था, ठीक है, तब सिम्टम्स कुछ और आते थे। उसके बाद जो ये वायरस है ना, ये इस खुद को मॉडिफाई करता गया। अब वो कंडीशन आ गई है कि किसी को अगर कोविड होता भी है ना, तो वो सिर्फ बॉडी पेन में चला जाता है, कई बार सिर्फ हाई फीवर में चला जाता है। सो दिस पर्टिकुलर वायरस हैज गॉन अ लॉट ऑफ GM, दैट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, ठीक है। बहुत सारी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस इस वायरस में हो चुकी हैं, और ये भी हाईली इन्फेक्टिव एक वायरस है, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन होता है हवा से। तो आपको याद है ना, हमें जब मार्च 2020 में एक दूसरे से मिलने को मना कर दिया गया था, घरों से बाहर निकलने को मना कर दिया गया था, क्योंकि ये जो डिजीज़ है ना, ये वायरसेस के थ्रू फैलती है, ठीक है। हवा में वायरस होता है, और वायरस से ये हवा से ही ये वायरस सबको फैल जाता है। सो इट इज़ अ एयरबॉर्न डिजीज़ एंड कंटामिनेटेड एयर, जिसमें वायरल पार्टिकल्स और विरॉन्स होते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी रूट से, जब हम इनहेल करते हैं तो रेस्पिरेटरी रूट से ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, ठीक है। तो ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें सबको पता है ना आपको भी, क्योंकि कोविड के बारे में हर छोटे से छोटे बच्चे को अब सब पता है, ओके। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 14 डेज, एंड मोस्ट कॉमनली अराउंड 5th डे इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं फीवर, कॉफ, सोर थ्रोट, breathing difficulties, headache, body ache, loss of taste and smell. So these are the symptoms which happen if a person is exposed to this COVID-19 virus, ठीक है। अब प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन है घरों में रहना। तो लॉकडाउन क्यों हुआ था? ताकि हम सब अपने घरों में रहें। देन रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स विद सोप एंड वाटर। देन अवॉइडिंग क्राउडेड स्पेसेस, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो वहाँ मत जाओ। वेयरिंग मास्क इन पब्लिक एंड मेंटेनिंग अ सेफ डिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन गेटिंग वैक्सीनेटेड। तो इसकी काफ़ी इंडिया में ही 2-3 तरह के वैक्सीन्स भी निकली थी, तो जिसने वो वैक्सीन ली थी उन सबको पता है कि हम सबको काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और अब हम इतनी जल्दी इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं इस वायरस से, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम वैक्सीनेशन लें। तो अब ये जो एक डिजीज़ है ना, ये कई बार होता है कि जैसे जो यंग लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उनको तो ऐसा होता है कि खांसी जुकाम की तरह आती है और डिजीज़ चली जाती है। लेकिन जो लोग बूढ़े हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उन लोगों में ये डिज़ीज़ कई बार बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, और ठीक होते होते 5 से 6 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना ध्यान रखें और प्रिवेंशन पे ध्यान दें। तो ट्रीटमेंट क्या है? प्रिवेंशन की बात हो गई, कैसे सेफ डिस्टेंस बना के रखना है, क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है एंड ऑल दैट। लेकिन ट्रीटमेंट क्या है? तो बेसिकली इसका कोई क्योर है नहीं अभी तक। तो इस पर्टिकुलर डिजीज़ से बचने के लिए हमें गुड पर्सनल हाइजीन बनानी है, अपनी डाइट का काफ़ी ध्यान रखना है, और डाइट में जो फ्लूइड्स हैं उनका इंटेक ज़्यादा रखना है। इवन यहाँ पर मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी चलाए गए बाय द गवर्नमेंट, सो दैट सबको वैक्सीनेशन मिले और इस डिजीज़ पे हम कंट्रोल पा सकें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, मेंटेन social distancing, wearing masks, so that we can put a pause on this disease. Now, the last topic that we are going to talk about is the difference between the virus and the bacteria. तो हमने बैक्टीरियल डिजीजेस भी पढ़ी, हमने वायरल भी पढ़ी, तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो अगर हम वायरसेस की बात करें ना, वायरसेस बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वेयरएज बैक्टीरिया जो है वो यूजुअली बड़े होते हैं। तो ये हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये इतने छोटे होते हैं।
राइट। द नेक्स्ट वन इज वायरसेस आर एसेलुलर, इनका अपना कोई सेल नहीं होता है, वेयरएज बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस में अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, वहीं पर बैक्टीरिया में अपना मेटाबॉलिज्म होता है। वायरसेस टेक नो फूड बाय एनी मेथड, ये सिर्फ होस्ट के ऊपर एक्ट करते हैं और वहीं से अपना खाना लेते हैं। वहीं पर बैक्टीरिया अपना खाना लेता है बाय द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देन वायरसेस दे डू नॉट ग्रो एंड डिवाइड, वेयर एज व्हेन दे आर आउटसाइड द होस्ट, जब ये आउटसाइड द होस्ट होते हैं, जब ये होस्ट के अंदर होते हैं तो भाई ये ग्रो भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। वेयर एज बैक्टीरिया दे ग्रो इन साइज एंड दे डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर बैक्टीरिया, ठीक है। तो इतना समझ आया। द नेक्स्ट वन इज वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, वेयर एज बैक्टीरिया को हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली वायरसेस जो है वो क्रिस्टलाइज्ड होते हैं एंड बैक्टीरिया आर नॉट। The next one is the command, they command the host to produce more virus particles, whereas bacteria they self reproduce, उनको host की जरूरत नहीं पड़ती है reproduce करने के लिए। Viruses they command the host cell to produce, okay, these two are the same things, right? Now they produce diseases in man, animals and plants, तो viruses ना plants, animals, humans सब में ये diseases spread करते हैं, whereas bacteria are, some of them are harmless, some of them are very useful and some they do cause the diseases, ठीक है। तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर पढ़ा है जिसमें हमने यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया का बहुत ही ज़्यादा यूज़ पढ़ा है, अपने किचन में, अपनी ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में, कर्ड की फॉर्मेशन में। सो दीज बैक्टीरिया आर नॉट ऑलवेज हार्मफुल, समटाइम्स दे आर हार्मफुल एंड समटाइम्स दे आर हार्मलेस एंड समटाइम्स दे कॉज डिजीजेस टू, वेयर एज viruses they only and only cause diseases, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com। so I will see you next time with the next chapter. till then you all take care and as you all know learnerhub मतलब फ्री है पर बेस्ट है।